हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज को देखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ इंडिकेशंस देखेंगे जिसकी वजह से हमें वो सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और हम कुछ कॉमन प्रोसीजर्स को भी समझेंगे। डिफरेंट टाइप के गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उनको भी समझेंगे। देन उसके बाद में प्रोसीजर के स्टेप्स क्या होते हैं और कुछ हम टिप्स भी देखेंगे जिसकी वजह से आप ड्यूरिंग सर्जरीज डॉक्टर को जो है वो अच्छे से असिस्ट कर पाओ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, जिसके अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज। क्या हिस्ट्री रही है गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज को लेकर के। देन उसके बाद में हम उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देन उसके बाद में हम उसके टाइप्स को देखेंगे, टाइप्स ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज को देखेंगे। देन उसके बाद में इंडिकेशंस ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हमें वो सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। देन हम कुछ प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद में उन प्रोसीजर्स को करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है वो भी हम समझेंगे इसके अंदर। देन हम कुछ 10 टिप्स को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसकी हेल्प से ओटी टेक्नीशियन जो है वो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज को असिस्ट कर पाए इजीली। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, जिसके अंदर हम बात करेंगे एशियन टाइम की, जिसके अंदर इजिप्ट और ग्रीस जो है उन्होंने चाइल्ड बर्थ के लिए कुछ हर्बल रेमेडीज और बेसिक टूल्स का यूज करना स्टार्ट किया था। देन रोमन एम्पायर, जिसके अंदर सोरनेस ऑफ एफेसस जो थे उन्होंने डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ टेक्निक्स को डिस्क्राइब करने का काम किया था। देन इंडिया के अंदर जो सुश्रुत संहिता थी उसके अंदर सिजेरियन सेक्शंस और यूटेराइन रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको ट्रीट करने के मेथड्स भी लिखे हुए थे। 19th सेंचुरी, जिसके अंदर एनेस्थीसिया मशीन की डिस्कवरी हो जाती है और जिसकी वजह से हम हिस्टेक्टमी जैसी मेजर सर्जरीज को बिना पेन फील करवाए परफॉर्म कर पा रहे थे। देन उसके बाद में कुछ एंटीसेप्टिक्स की भी डिस्कवरी हो जाती है जिसकी वजह से हम वहां पे इन्फेक्शन को रिड्यूस कर पा रहे थे ड्यूरिंग सर्जरीज। ओके, देन उसके बाद में सिजेरियन सेक्शन, जो कि एक बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया था चाइल्ड बर्थ के लिए, और ये सेफ भी था क्योंकि हम एडवांस मेथड का या इम्प्रूव मेथड का यूज कर रहे थे इसको करवाने के लिए। ओके, तो ये 19th सेंचुरी में हुआ था। देन 20th सेंचुरी, इसके अंदर हमारे पास में लैप्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कर पा रहे थे और इन्फेक्शन के चांसेस भी रिड्यूस हो रहे थे। देन उसके बाद में आईवीएफ जो है इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसकी वजह से हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर पा रहे थे और एक रेवोल्यूशन की तरह था गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर। ओके, देन हिस्टेक्टमी एडवांस, हिस्टेक्टमी जैसी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को भी हम सेफ तरीके से और लेस इन्वेसिव तरीके से एडवांस मेथड से हम इसको कर पा रहे थे। ओके, देन अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में रोबोटिक सर्जरीज का यूज करने लगे थे जिसकी वजह से हम सर्जरीज को मोर एक्यूरेटली और लेस इन्वेसिव तरीके से कर पा रहे थे। देन उसके बाद में एंडोमेट्रियल एब्लेशन, जिसके अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम कुछ नॉन सर्जिकल ऑप्शंस का यूज कर सकते थे। देन फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, इसके अंदर हम वुमेन्स के एग को फ्रीज करके रख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही उनका यूज कर सकते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज। तो क्या होती है गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज? अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जो कि मेनली फोकस करता हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज बोलते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ इश्यूज को एड्रेस करने का काम करते हैं। कौन कौन से इश्यूज हम इसमें एड्रेस करते हैं उसको देखते हैं। हम एक यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करेंगे, ओवरीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। देन अगर फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है तो उसको भी हम ट्रीट करने का काम करेंगे। सर्विक्स से रिलेटेड हो या फिर वेजाइना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम ट्रीट करते हैं गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर। तो हमारा एम क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा एम होगा इन डिजीज को ट्रीट करना। अगर यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स से या वेजाइना से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उसको ट्रीट करना। देन अगर इन सभी चीजों के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसको करेक्ट करना। देन इनसे रिलेटेड कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको मैनेज करने का काम करना। देन फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू है उसको भी इम्प्रूव करने का काम कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट है उसको भी हम गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर ट्रीट करने का काम करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज जिसके अंदर हम यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना जैसी कंडीशन को ट्रीट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम उनके डिजीज को, उनकी एबनॉर्मलिटीज को, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनकी फर्टिलिटी को ट्रीट कर पाते हैं और उनके पेन और डिस्कम्फर्ट को भी रिड्यूस कर पाते हैं। ओके, देन उसके बाद में अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करो तो इनका क्लासिफिकेशन कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला टाइप ऑफ सर्जरीज, तो हम कौन से टाइप की सर्जरीज करने वाले हैं उसके ऊपर भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के टाइप डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो हिस्टेक्टमी टाइप की है, ओवोफ्रेक्टमी टाइप की है या सैल्पिंगेक्टमी टाइप की है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन उसके बाद में स्पेसिफिक प्रोसीजर, तो इन सभी सर्जरीज के अंदर हम कौन कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं उसके बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज। तो कौन कौन से टाइप के गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं उनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले
हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी के अंदर हम यूट्रस को रिमूव करने का काम करते हैं। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड, एंड्रोमेट्रियोसिस या फिर कैंसर जैसी कंडीशन आ जाती है तो हम यहाँ पे उस यूट्रस को रिमूव करने का काम करते हैं इस तरीके से। हमारे पास में ओवोफ्रेक्टमी, जिसके अंदर हम ओवरीज को रिमूव करते हैं, और अगर हमारे ओवरीज के अंदर सिस्ट, ट्यूमर या फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है उस कंडीशन के अंदर, और ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। ओके, देन हम बात करते हैं सैल्पिंगेक्टमी। इसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने का काम करते हैं कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर कैंसर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? इसके अंदर जो हमारा फर्टिलाइज एग होता है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसीज बोलते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमें ये फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सैल्पिंगेक्टमी बोलते हैं। ओके, देन हमारे पास में मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी के अंदर हम जो यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं ताकि यूट्रस सेफ रहे फर्टिलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ट्यूबल लाइगेशन। इसके अंदर हम परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, उसके अंदर ट्यूबल लाइगेशन जो है वो हमें परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं आएगी नेचुरल मेथड से। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं? कट करते हैं और सील करते हैं फैलोपियन ट्यूब को, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पे आप फैलोपियन ट्यूब को या तो बेंडेड कर दो, कॉटराइज कर दो, टाई कर दो, या कट कर दो, या फिर क्लिप कर दो, जिससे कि जो स्पर्म है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवम के पास में जा ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायलेटेशन एंड क्यूरेट, जिसके अंदर हम यूट्रस की लाइनिंग को रिमूव करने का काम करते हैं आफ्टर मिसकैरेज के बाद में, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जिसके अंदर हम यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको हम स्क्रैप करके बाहर निकालने का काम करते हैं, या फिर कुछ टिश्यू के सैंपल ले सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। और हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपी, जो कि एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम कुछ कंडीशंस को ट्रीट करने का काम करते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया, फिर पेल्विक पेन से रिलेटेड कोई कंडीशन होगी, उनको हम ट्रीट करने के लिए लेप्रोस्कोपिक मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास में कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी एक विजुअल एग्जामिनेशन है सर्विक्स का, जिसके अंदर हम सर्विक्स से अंदर प्रेजेंट एब्नॉर्मल सेल्स या फिर टिश्यूज को एग्जामिन करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एंडोमेट्रियल एब्लेशन, जिसके अंदर हम यूट्राइन लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जो कि हैवी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। ओके, जैसे कि मिनोरेजिया की कंडीशन के अंदर हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूट्राइन लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है वो कम हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज। तो अभी जो हमने टाइप्स देखी थी उनके अंदर कौन कौन से डिफरेंट प्रोसीजर्स हो सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो हिस्टेक्टमी हमारे पास में टाइप्स था, फर्स्ट, सेकंड हमारे पास में ओवोफ्रेक्टमी, थर्ड सैल्पिंगेक्टमी, फोर्थ हमारे पास में मायोमेक्टमी, फिफ्थ ट्यूबल लाइगेशन, सिक्स्थ हमारे पास में डायलेटेशन एंड क्यूरेट, सेवंथ हमारे पास में लेप्रोस्कोपी, एट्थ हमारे पास में कोल्पोस्कोपी, और नाइन्थ हमारे पास में एंडोमेट्रियल एब्लेशन था। अब इन सभी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट प्रोसीजर्स हो सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो हिस्टेक्टमी के अंदर सबसे पहले टोटल हिस्टेक्टमी, सब टोटल या पार्शियल हिस्टेक्टमी, या फिर हमारे पास में रेडिकल हिस्टेक्टमी टाइप के प्रोसीजर्स हो सकते हैं। ओवोफ्रेक्टमी के अंदर यूनिलैटरल ओवोफ्रेक्टमी, बाइलेटरल ओवोफ्रेक्टमी, और हमारे पास में प्रोफाइलेक्टिव ओवोफ्रेक्टमी हो सकती है। सैल्पिंगेक्टमी के अंदर हमारे पास में यूनिलैटरल सैल्पिंगेक्टमी, बाइलेटरल सैल्पिंगेक्टमी, और थर्ड हमारे पास में सैल्पिंगोओफ्रेक्टमी, ठीक है। मायोमेक्टमी के अंदर हमारे पास में एब्डोमिनल मायोमेक्टमी, सेकंड लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, और थर्ड हमारे पास में हिस्टोस्कोपिक मायोमेक्टमी। ट्यूबल लाइगेशन के अंदर हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन, मिनिमल लेप्रोटोमी, देन उसके बाद में हिस्ट्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन जैसे प्रोसीजर कर सकते हैं। डायलेटेशन एंड क्यूरेट के अंदर डायग्नोस्टिक डायलेटेशन एंड क्यूरेट कर सकते हैं, थेरापेटिक डीएनसी कर सकते हैं, या फिर डीएनसी विद हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम हिस्टेरोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं डायलेटेशन एंड क्यूरेट करने के लिए। लेप्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपिक एडिनोलाइसिस जैसी प्रोसीजर भी कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, कोल्पोस्कोपी के अंदर हमारे पास में डायग्नोस्टिक कोल्पोस्कोपी, देन कोल्पोस्कोपी विद बायोप्सी, देन हमारे पास में कोल्पोस्कोपी विद लीप, इसको भी हम डिटेल के अंदर समझेंगे अभी। एंडोमेट्रियल एब्लेशन के अंदर हमारे पास में थर्मल एब्लेशन होगा, क्रायोब्लेशन होगा, और लास्ट में हमारे पास में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होगा। तो ये हमारे पास में टाइप्स थे, और इनके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं उसको भी इस क्लासिफिकेशन में हमने समझा। अब इसके बाद में हम इन सभी प्रोसीजर्स को डिटेल के अंदर एक एक करके देखते हैं कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं इसके अंदर और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोसीजर से, जिसके अंदर हम हिस्टेक्टमी के ऊपर बात करें। और हिस्टेक्टमी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हम यूट्रस को रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंडिकेशंस, तो हमें ये सर्जरी क्यों परफॉर्म करनी पड़ती है उसको समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास में कैंसर जैसी कंडीशन हो, चाहे वो कैंसर यूट्राइन का हो, सर्वाइकल कैंसर हो, या फिर ओवेरियन कैंसर हो, इन सभी कंडीशंस में आपको ये हिस्टेक्टमी प्रोसीजर करना पड़ सकता है। देन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? नॉन
कैंसरस ग्रोथ होती हैं, मतलब ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि कैंसर नहीं होती है बट फिर भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होने लग सकती है, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हिस्टेक्टमी प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ सकता है। देन एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है, जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है उसी के जैसी लाइनिंग जो है वो यूट्रस के बाहर जो है वो ग्रो करने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ओके, हम देखते हैं कॉमन प्रोसीजर। तो इन सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला है टोटल हिस्टेक्टमी, जिसके अंदर हम एंटायर यूट्रस को रिमूव करने का काम करते हैं सर्विक्स के साथ साथ में। तो हमारे पास में क्या होगा, हम इस पूरे यूट्रस को रिमूव करेंगे, इसके साथ साथ में हम सर्विक्स को रिमूव करने का भी काम करते हैं। ओके, दूसरा सब टोटल या फिर इनको हम पार्शियल हिस्टेक्टमी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस, अपर बॉडी ही रिमूव करने का काम करते हैं, इसके अंदर हम सर्विक्स को छोड़ देते हैं। देन थर्ड नंबर पे रेडिकल हिस्टेक्टमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और पार्ट ऑफ वेजाइना एंड सराउंडिंग टिश्यूज को रिमूव करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सर्विक्स हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, ओवरीज हो गई, इन सभी को रिमूव कर देते हैं हमारे पास में, जो रेडिकल हिस्टेक्टमी जैसी कंडीशन होती है। ओके, देन उसके बाद में अगर आपको इसके टाइप समझने तो इसके अंदर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो छोटा वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल हिस्टेक्टमी। देन सेकंड वाले के अंदर हम जब सर्विक्स को भी इंक्लूड कर लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल हिस्टेक्टमी। और जो लास्ट वाला होगा जिसके अंदर हम ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब को भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसको हम रेडिकल हिस्टेक्टमी बोलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर स्टेप्स की। इन टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला इंसिजन, जहाँ पे भी आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी है वहाँ पे आपको इंसिजन देना है, या फिर आप इसको विजाइना के थ्रू भी कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद में यूट्रस रिमूवल, तो जो भी यूट्रस के साथ में सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनको कट कर देंगे ताकि यूट्रस जो है वो फ्री हो जाए और वहाँ से उसको रिमूव करने का काम करते हैं। देन क्लोजर, वापस से हम क्या करते हैं, उन सभी जगह को स्टिच कर देते हैं जहाँ पे हमने कट लगाया था। ओके, तो ये था हिस्टेक्टमी प्रोसीजर, जिसके अंदर अलग अलग इंडिकेशंस, कॉमन प्रोसीजर और उनके करने के स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ओवोफ्रेक्टमी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ओवरीज को रिमूव करने का काम करते हैं। ये एक ओवरीज को रिमूव कर सकते हैं या दोनों ओवरीज को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, इंडिकेशंस, हमें ये ओवरीज को रिमूव करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो इसके अंदर हमारे पास में कुछ इंडिकेशंस हैं। पहला, ओवेरियन कैंसर, आपके अगर ओवरीज के अंदर कैंसर हो जाए तो उस कंडीशन में आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। देन एंडोमेट्रियोसिस, अभी मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियोसिस क्या कंडीशन होती है, यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसी के जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर आपके यूट्रस के बाहर ग्रो होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज जो है वो सीवियरली डैमेज हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ओवोफ्रेक्टमी कर सकते हो। देन ओवेरियन सिस्ट, अगर आपके ओवरीज के अंदर सिस्ट हो जाए जो कि जिसकी वजह से आपको पेन फील होने लग जाए और वो ट्रीट ही ना हो, वो ठीक ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसे रिमूव करना पड़ सकता है। ओके, देन उसके बाद में कॉमन प्रोसीजर, तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर हो सकते हैं ओवोफ्रेक्टमी के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास में यूनिलैटरल ओवोफ्रेक्टमी, जिसके अंदर हम एक ओवरीज को रिमूव करने का काम करते हैं। सेकंड, बाइलेटरल, जिसके अंदर हम दोनों ओवरीज को रिमूव करने का काम करेंगे। थर्ड हमारे पास में प्रोफाइलेक्टिव ओवोफ्रेक्टमी, कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम पहले से ही ओवरीज को रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास में डिफरेंट टाइप की ओवोफ्रेक्टमी हो सकते हैं, जिसमें सेल्पिंगो ओवोफ्रेक्टमी भी हो सकता है, जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज को एक साथ में रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ओवोफ्रेक्टमी विद हिस्टेक्टोटोमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ओवरीज को भी रिमूव कर देते हैं और यूट्रस को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर हो सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोसीजर को करने के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर सबसे पहला इंसिजन, हमें एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन देना पड़ता है। देन उसके बाद में ओवरीज को डिटैच करना पड़ता है सराउंडिंग टिश्यूज से, हमारी फेलोपियन ट्यूब से और ब्लड वेसल से, ताकि हम उनको रिमूव कर पाएं। देन उसके बाद में क्लोजर, जो हमने कट लगाए थे उसको हम वापस से क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स होंगे। देन हम बात करते हैं सेल्पिंगेक्टमी की। सेल्पिंगेक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू एक या दोनों फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करने का काम करते हैं। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए साइट देता है, क्योंकि जहाँ पे फीमेल एग और मेल स्पर्म जो है वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उनके लिए साइट प्रोवाइड करता है। ओके, इंडिकेशंस, हमें क्यों ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। फेलोपियन ट्यूब कैंसर, अगर आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर कैंसर हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास में यूट्रस और ये फेलोपियन ट्यूब है, अगर इनके अंदर कैंसर हो जाता है तो हमें इन्हें रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग है अगर यूट्रस से बाहर हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाए तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ सकता है, सेल्पिंगेक्टमी करनी पड़ सकती है, जिसके अंदर आप देखो यहाँ पे क्या है, आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ये जो फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट हो चुका है, जो कि जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, इसी वजह से हमें इसे रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास में हाइड्रोसेल्पिंग्स, इसके अंदर ब्लॉक्ड या स्वॉलन जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है उसको हम रिमूव करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन या फिर इनफर्टिलिटी आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोसेल्पिंग्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है या तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी या फिर उसके अंदर वो ब्लॉक हो जाएगी,
जिसकी वजह से वहाँ पे इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर पहला है यूनिलैटरल सेल्पिंगेक्टमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक साइड के फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, देन दूसरा हमारे पास है बाइलैटरल सेल्पिंगेक्टमी, जिसके अंदर दोनों तरफ के हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। थर्ड जो हमारे पास में उसको बोलते हैं सेल्पिंगो ऊफरेक्टमी, जिसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ में ओवरीज को भी रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, सेल्पिंगो ऊफरेक्टमी बोलेंगे। ओके, देन हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप्स। इन सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके अंदर हमारे पास में इंसिजन देना पड़ेगा हमें एब्डोमेन के ऊपर। देन ट्यूब रिमूवल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को उनके आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज से डिटैच करने का काम करते हैं। हम सराउंडिंग टिश्यूज मेनली कौन से होते हैं, यूट्रस के साथ में जुड़े होते हैं और ओवरीज के साथ में जुड़े होते हैं। तो हम इसको यूट्रस से अलग करते हैं, ओवरीज से अलग करते हैं और बाकी के जो लिगामेंट्स हैं या फिर फाइबर्स हैं उनके साथ से अलग करते हैं और उनको रिमूव करने का काम करते हैं। देन क्लोजर, तो जहाँ पे भी हमने इंसिजन दिए थे वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टिच लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं फाइब्रॉइड्स को। यूट्रस के अंदर जो एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, नॉन कैंसरस एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं और उनको रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, इंडिकेशंस, हमें ये फाइब्रॉइड्स कब रिमूव करने पड़ते हैं, पहला हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लग जाती है इन फाइब्रॉइड्स की वजह से, तब हमें मायोमेक्टमी करके इन फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना पड़ता है। देन पेल्विक पेन और प्रेशर, आपके बहुत सारे फाइब्रॉइड्स, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होने की वजह से क्या होता है, आपके पेल्विक के अंदर पेन होने लग जाता है, प्रेशर आने लग जाता है, जिसकी वजह से ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। देन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, जो कि नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर फर्टिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। कॉमन प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, पहला है एब्डोमिनल मायोमेक्टमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन देते हैं उन फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने के लिए। अगर लार्ज फाइब्रॉइड्स होते हैं तब हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। देन लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम स्मॉल इंसिजन लगाते हैं और कैमरे के थ्रू उन फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, देन हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने के लिए हिस्टेरोस्कोप का यूज करते हैं और वेजाइना के थ्रू हम हिस्टेरोस्कोप को एंटर करते हैं और वहाँ पे सराउंडिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं और उनको रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होंगे इसके अंदर, पहला हमारे पास में इंसिजन, हमें एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन देना पड़ सकता है या फिर हम वेजाइना के थ्रू भी कर सकते हैं। देन फाइब्रॉइड रिमूवल, जो भी फाइब्रॉइड्स हैं यूट्राइन वॉल के अंदर, जो हमारा यूट्रस है उसके कौन से एरिया के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। देन क्लोजर, जो भी हमने कट्स लगाए थे उनको हम वापस से स्टिच कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम मायोमेक्टमी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ट्यूबल लाइगेशन, ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होता है जिसके अंदर हम प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं, परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। ओके, सर्जरी के थ्रू इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या फिर सील कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब को। अगर फैलोपियन ट्यूब को सील कर दिया तो स्पर्म जो है वो हमारे ओवम के पास में नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। इस वजह से आपको परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाएगा। देन उसके बाद में इंडिकेशंस, अगर इंडिकेशन से आपको ये सर्जरी क्यों परफॉर्म करवानी पड़ सकती है, इसके अंदर पहला हमारे पास में स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर हम कुछ मेडिकल या फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर सकते हैं। दूसरा है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, इसके अंदर कोई वुमन जो कि फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रेगनेंसीज नहीं लेना चाहती है, उस कंडीशन के अंदर भी ये ट्यूबल लाइगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। देन कॉमन प्रोसीजर, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होते हैं इसके अंदर, हमारे पास में पहला है लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन। हम लैप्रोस्कोपिक मेथड का यूज करके जो भी हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक करने का या फिर सील करने का काम करते हैं। ओके, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। देन हमारे पास में मिनी लैप्रोटोमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एब्डोमेन के ऊपर छोटा सा कट लगाते हैं और वहां से एक्सेस करते हैं फैलोपियन ट्यूब को, और फैलोपियन ट्यूब दिखने के बाद में वहां पे उसको कट कर देते हैं और वहां पे उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद में हिस्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिवाइस को इंसर्ट करते हैं वेजाइना के थ्रू जो कि इन फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने का काम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम हिस्टेरोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, देन हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे इसके अंदर, इंसिजन और इंसर्शन। अगर हमें इंसिजन के थ्रू देना है तो हमें कट लगाना पड़ेगा, अगर हमें इंसर्ट करना है वेजाइना के थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। ओके, देन ट्यूब ब्लॉकेज, देन हम जब उस साइड पे पहुंच जाएंगे तो उन ट्यूब्स को कट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, अलग अलग तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। देन क्लोजर, हम वापस से जो भी कट कराए हमने ओपन वाले में तो हम उस को स्टिच बैक कर देंगे। ओके, देन हम बात करते हैं डायलेशन एंड क्यूरेट, जो कि एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यूट्रस के अंदर जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनसी बोलते हैं। अगर इसकी इंडिकेशंस की बात करें कि कब हमें डायलेशन एंड क्यूरेट करने की जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर पहला मिसकैरेज मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, मिसकैरेज के बाद में जो रिमेनिंग टिश्यूज बच जाते हैं आपके यूट्रस के अंदर, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। मिसकैरेज क्या होता है, जब आपका फीटस फर्टिलाइज एग जो जब आपके यूट्रस की वॉल के साथ में चिपका हुआ होता है, वो किसी भी कंडीशन की वजह से वहां से डिटैच हो जाता है, वहां से अलग हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसकैरेज बोलते हैं, ठीक है। अब उसके मिसकैरेज होने के बाद में क्या होता है, यूट्रस की लाइनिंग पे कुछ टिश्यूज रह जाता है, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ओके, जो कि हम डायलेशन एंड क्यूरेट से कर सकते हैं। देन हैवी ब्लीडिंग, आपके यूट्रस के अंदर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा एबनॉर्मल या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आप डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए डीएनसी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में एंडोमेट्रियल बायोप्सीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उस एंडोमेट्रियम के टिश्यूज के सैंपल्स को लेने के लिए हम इस टाइप का प्रोसीजर करते हैं, यूट्राइन कैंसर को पता करने के लिए, ओके। तो हमारी यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग का सैंपल लेते हैं ताकि हम कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएं, ओके। देन कॉमन प्रोसीजर, तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे डीएनसी के अंदर, सबसे पहला है डायग्नोस्टिक डीएनसी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिमूविंग टिश्यू टू डायग्नोस ए प्रॉब्लम, हम टिश्यूज को रिमूव करते हैं हमारे यूट्रस से ताकि हम प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पाएं। देन हमारे पास में थेरापेटिक डीएनसी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टिश्यूज को रिमूव कर सकते हैं या फिर उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद में डीएनसी विद हिस्टेरोस्कोपी, हम क्या करते हैं, अब वहाँ पे उस टिश्यूज को रिमूव करने के लिए हम हिस्टेरोस्कोप की भी हेल्प लेंगे ताकि अच्छे से सभी टिश्यूज को, सभी एबनॉर्मल टिश्यूज को हम रिमूव कर पाए, ओके। देन प्रोसीजर स्टेप, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप होंगे इसके अंदर, पहला है डायलेशन, हम क्या करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं, पहले तो डायलेशन से जो हमारे सर्विक्स डायलेटर आते हैं उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं। दूसरा क्यूरेटिव, हम क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं इंटरनल लाइनिंग के अंदर, यूट्रस के अंदर, उनको रिमूव करते हैं या फिर स्क्रैप आउट करते हैं क्यूरेट की हेल्प से। हमारे पास में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्यूरेटाइज करने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्लोजर, तो यहाँ पे स्टिच लगाने की जरूरत नहीं होती है, सर्विक्स जो है वो अपने आप को नेचुरली हील कर लेती है, ओके। तो ये हमारे पास में डायलेशन एंड क्यूरेट से रिलेटेड प्रोसीजर्स थे। अब हम बात करते हैं लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कैमरा का यूज करते हैं कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, फिर ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस देखते हैं कब हमें लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करना पड़ सकता है। पहला पेल्विक पेन, आपके लोअर एब्डोमेन के अंदर अनएक्सपेक्टेड पेन होने लग जाए, अनएक्सप्लेन्ड पेन होने लग जाए उस कंडीशन में। सेकंड है एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आप कर सकते हो। देन इनफर्टिलिटी, हमारे इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप लैप्रोस्कोपी कर सकते हो। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, तो हमारे फर्टिलिटी के अंदर प्रॉब्लम कब आ सकती है, तो दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। पहला या तो स्टेरिलिटी की कंडीशन हो सकती है या फिर इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। एक के अंदर हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकता है, हमारे फीमेल एग और मेल स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज ही ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी बोलते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम्स किसके साथ में होगी, एग्स के साथ में, या तो वो मेल एग्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल एग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपस में फ्यूज नहीं हो पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। दूसरा हमारा फर्टिलाइजेशन अगर प्रेजेंट हो, यहाँ पे हमारे पास में एग और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगी, बट फर्टिलाइजेशन होने के बाद में या तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है, मतलब फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद में यूट्रस के पास में जाकर के उसका इम्प्लांटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। या फिर वहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद में वो बाद में वहाँ से डिटेच हो जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए या फिर उतर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है या फिर मिसकैरेज हो सकता है इनफर्टिलिटी के अंदर। स्टेरिलिटी के अंदर एग के साथ में ही प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर मेल और फीमेल एग आपस में फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे, ओके। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में कॉमन प्रोसीजर, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर हो सकते हैं इसके अंदर, पहला है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। इसके अंदर हम पेल्विस को डायग्नोस करने के लिए लैप्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम एंडोमेट्रियस या फिर ओवेरियन सिस्ट जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए लैप्रोस्कोपिक मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में लैप्रोस्कोपिक एडिनोलाइसिस, इसके अंदर हमारे यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, एबनॉर्मल स्कार टिश्यूज बनने लग जाते हैं जिसको हम एडिशंस बोलते हैं, और उसको रिमूव करने का काम इस टाइप की सर्जरीज के अंदर हम कर सकते हैं। देन प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, पहला है इंसिजन, हमें छोटे छोटे इंसिजन देने पड़ेंगे ताकि हम इंस्ट्रूमेंट्स को डाल पाएं। देन इंसर्शन, हम लैप्रोस्कोप और बाकी के इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और वहाँ पे जो भी एडिशंस हैं उनको रिमूव करने का काम करेंगे। विजुअलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, हम जो भी कंडीशन है उसको देखेंगे और उसके बाद में उसको ट्रीट करेंगे, जैसे कि एडिशंस हैं तो एडिशंस को रिमूव करने का काम करेंगे। देन क्लोजर, जो भी हमने स्टिच लगा, हमने जो भी इंसिजन दिए थे उसको वापस से स्टिच कर देंगे, ओके। तो ये था लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हमारे, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोल्पोस्कोपी। तो कोल्पोस्कोपी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा को, ओके। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो कि स्पेशल मैग्नीफाइंग पावर का होता है जिसको हम कोल्पोस्कोप बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इंडिकेशन
इंडिकेशंस कब हमें कोल्पोस्कोपी करने की जरूरत पड़ सकती है। पहला है जेनाइटल वर्ट, अगर आपके सर्विक्स या वल्वा के अंदर कुछ वर्ट या फिर लीजन्स आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है या फिर इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो सकती है, उस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं। सेकंड है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, जिसके अंदर हम चेक करते हैं प्री कैंसरस चेंजेस को सर्विक्स के अंदर, जिसके अंदर आपका कैंसरस जो है वो डेवलप होता हुआ दिख सकता है आपके कोल्पोस्कोपी के अंदर। उसके बाद में है एब्नॉर्मल पेप स्मीयर, इसको हम क्या करते हैं एब्नॉर्मल सर्वाइकल स्क्रीनिंग के रिजल्ट के बाद में इसको करने का काम करते हैं, जिसके अंदर हमें कैंसरस सेल्स का पता लग जाता है। ओके, देन कॉमन प्रोसीजर, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे इसके अंदर। पहला डायग्नोस्टिक कोल्पोस्कोपी, इसके अंदर हम क्या करते हैं सर्विक्स या वेजाइना के अंदर एब्नॉर्मलिटीज को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कोल्पोस्कोपी विद बायोप्सी है, हम इसके अंदर क्या करते हैं टिश्यूज के सैंपल्स को लेने का काम करते हैं टेस्ट के लिए। देन उसके बाद में कोल्पोस्कोपी विद लीप, इसके अंदर हम क्या करते हैं एब्नॉर्मल टिश्यूज को इलेक्ट्रिकल लूप की हेल्प से रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो भी टिश्यूज एब्नॉर्मल टिश्यूज होंगे उसको हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल लूप की हेल्प से इसको रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, देन उसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे इसके अंदर। पहला प्रिपरेशंस, हमें पेशेंट को एग्जामिन टेबल पे लिटाना पड़ेगा, सर्विक्स को एक्सपोज करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के अंदर हम कैल्पोस्कोप का यूज करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे उस एरिया को और एग्जामिन करेंगे उस एरिया को। देन बायोप्सी या फिर ट्रीटमेंट, अगर हमें बायोप्सी लेने की जरूरत पड़ रही है उसको डायग्नोस करने के लिए तो हम बायोप्सी लेंगे। अगर आपको एब्नॉर्मल टिश्यूज दिख रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल लूप का यूज करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। देन उसके बाद में क्लोजर की हमें जरूरत नहीं होती है, सर्विक्स अपने आप को नेचुरली हील कर लेता है। ओके, तो ये था कोल्पोस्कोपी प्रोसीजर। देन हम बात करते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन का क्या मतलब होता है, इसके अंदर हम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम रिमूव करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को, जो कि रिड्यूस करने का काम करता है हैवी ब्लीडिंग्स को। तो हैवी ब्लीडिंग्स को रोकने के लिए हम यूट्रस की लाइनिंग को रिमूव करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन बोलते हैं। अगर इंडिकेशंस की बात करें कब हमें ये करना पड़ता है तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अदर ट्रीटमेंट्स बाकी कोई ट्रीटमेंट आपके वर्क नहीं कर रहे हो हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन करवा सकते हो। देन मेनोरेजिया, इसके अंदर आपका क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या फिर हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं मेनोरेजिया बोलते हैं। उस कंडीशन में आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन करा सकते हो। देन उसके बाद में डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, जिसके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन को भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कॉमन प्रोसीजर, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होते हैं इसके अंदर। पहला है थर्मल एब्लेशन, हम इसमें हीट का यूज़ करते हैं इंटरनल लाइनिंग को या फिर यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन क्रायोब्लेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड या फिर फ्रीज का यूज़ करते हैं उस लाइनिंग को डैमेज करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए। थर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं यूट्रस की लाइनिंग को बर्न करने के लिए फिर डैमेज करने के लिए फिर रिमूव करने के लिए। हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। पहला इंसर्शन, हम कुछ टूल्स को इंसर्ट करते हैं सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर ताकि हम यूट्रस की लाइनिंग को रिमूव कर पाए। दूसरा एब्लेशन, हम क्या करते हैं उस यूट्रस की लाइनिंग को रिमूव करने के लिए या तो हीट कोल्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। देन क्लोजर, हम क्या करते हैं सर्विक्स से उन इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालते हैं और सर्विक्स जो है फिर अपने आप को वापस से हील कर लेता है। ओके, तो ये एंडोमेट्रियल एब्लेशन होगा। अब हम देखते हैं कुछ टिप्स जो कि गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर ओटी टेक्नीशियंस को हेल्प कर सकते हैं उनको असिस्ट कराने के लिए। तो इसमें पहला हमारे पास में नो द प्रोसीजर, या ओटी टेक्नीशियन को उस प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से जिसको वो परफॉर्म करवाने जा रहा है उस डॉक्टर के साथ में। जैसे कि हिस्टेक्टमी, आपको हिस्टेक्टमी के अंदर पता होना चाहिए कि आपको यूट्रस को रिमूव करना है, यूट्रस को रिमूव करने के लिए उसे कहाँ से आपको डिटैच करना है, कौन कौन से लिगामेंट्स कट करने हैं वो पता होना चाहिए ताकि आप सर्जन की हेल्प कर पाओ। सेकंड, प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट्स, आपको उस प्रोसीजर के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं वो पता होने चाहिए। जैसे लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है जिसमें सारे के सारे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में असिस्ट इन पोजिशनिंग, आपको असिस्ट करना पड़ेगा उसकी पोजिशन बनाने में ताकि आप जिस भी एरिया के ऊपर काम करने वाले हो वो एसेस में आ सके, डॉक्टर को अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में मेंटेन स्टेरिलिटीज, तो ओपन सर्जरीज के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ओपन सर्जरीज के अंदर आपको स्टेरिलिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं, क्योंकि जब हम स्किन को ओपन करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बचाने के लिए जब ओपन सर्जरीज होती है तो आपको स्टेरिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना होता है। देन एडजस्ट लाइटनिंग, तो कुछ जो लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हम करते हैं वहाँ पे लाइट को कितना रखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख पाओ। अगर लाइट ज़्यादा होगी तो आपको स्क्रीन के अंदर दिखेगा नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे लाइट को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है।
देन मॉनिटर वाइटल साइंस, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस जैसे कि ओवरेक्टमी के अंदर आपको वाइटल साइंस का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। नेक्स्ट हमारे पास में हैंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉम्प्टली, आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज़ होता है और कौन से टाइम पे यूज़ होगा, ताकि आप ड्यूरिंग प्रोसीजर उनको डॉक्टर्स को हेल्प कर पाओ और कोई भी डिले ना हो। देन उसके बाद में हैंडल स्पेसिमेन केयरफुली, तो जो भी आप सर्जरी कर रहे हो उसके बाद में आप एक सैंपल्स ले रहे हो तो उनको कैसे केयरफुली लेना है, उसके बाद में उसके ऊपर लेबलिंग करनी है और कैसे उनको बाद में भेजना है, वो सारी चीज़ें भी आपको सही तरीके से करनी है। देन बी इमरजेंसी रेडी, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन हो सकती है उसके लिए रेडी रहना चाहिए। देन उसके बाद में है डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट, जो भी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हुई हैं उनको अच्छे से एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करना और उनको कोऑर्डिनेट करना जो है, इन सभी काम के अंदर ओटी टेक्नीशियन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आपको रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट पे, हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।